उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा है। तो हम दोबारा ये बात मैं आपसे के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुकूमत में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भारत अगर अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम अमन की तरफ हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ख़ित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर का है, जब उसके हल की बात होगी तो उसी वक्त जो है वो एक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब आपने बात की, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बड़ा अहम पॉइंट रेज, जी 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 जाहिद साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, आपने सीपैक के हवाले से बात की, उसमें हम ये समझते हैं कि सीपैक BRI का एक सिग्नेचर इवेंट है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए, चाइना के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए हम ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। उसमें इकनॉमिक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारा रीजन दुनिया के उन रीजन में से है जो कि लीस्ट इंटीग्रेटेड हैं इकनॉमिकली। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें इकनॉमिक इंटीग्रेशन, इकनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और दूसरा हम ये समझते हैं कि ख़ित्ते के अवाम के लिए नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए सीपैक का इंतहाई अहम रोल है। हम ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो रीजन में हो या बियॉन्ड रीजन हो, वो सब सीपैक के प्रोजेक्ट को इसी नुक्ता नज़र से देखेंगे। जी फिज़ा। ठीक है जी, ठीक ठीक। जनरल साहब, आपने अहम पॉइंट इन्होंने जो रेज किया आपने सुना। अब जनरल साहब, आपकी भी बात आपने जो पहले की बड़ी क्लियरली की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात जाएंगे? देखिए, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं। उस पर तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। हाँ जी, कितने से इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि जी अमन होना चाहिए, और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है। लेकिन यहाँ तो दूसरा स्टेप उठा लिया गया है ना। यहाँ तो आपने उनके साथ तजारत शुरू कर दी है। आपने कहा है कि हम ये चीजें उनसे खरीदेंगे, उनसे लेंगे, उनकी बरामद की इजाजत देंगे, दरामद की। और जबकि मकबूजा कश्मीर में देखें, ये साइमल्टेनियसली चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं जी बातचीत हम शुरू करते हैं, ठीक है, इट्स गुड, क्योंकि अमन के लिए बातचीत करनी है। फिर पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि अमन और जुल्म इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जुल्म बंद कीजिए, हम अमन की अगली बात करते हैं। यानी आपकी बात से मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। जनरल साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपकी बात से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि आपका कहने का मतलब ये, आप मजीद जरा क्लियर कर दीजिएगा कि मुझे जो समझ आ रही है कि तिजारत वो नेक्स्ट स्टेप है, तिजारत वाली बात से पहले कश्मीर के मामले पे क्या बात होगी वो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उस पर आए कि बात करते हैं नहीं करते, कश्मीर में का सिलसिला बंद करते हैं नहीं करते, उसके बाद तिजारत की कोई बात की जाए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियरली कहा था कि 370 को बहाल किया जाए, जो उसको एब्रोगेट किया गया है, उसके वो फिर माहौल बनता है बातचीत का ना। उन्होंने वो किया है, वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और खुद को तो वो कश्मीर का सफीर भी कहते हैं ना। उन्होंने कहा था मैं कश्मीर का सफीर बन के अब ये केस खुद लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा केस लड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल लड़ा है, बाकी वज़ीर-ए-आज़म में पहले रहे हैं, उनकी निस्बत तो बहुत अच्छा। हाँ जी, फिर देखें आपने इसीलिए आपने वापस बुलाए हैं एम्बेसडर्स जो हाई कमिश्नर हैं, 370 उसके बाद के जो वाकयात हैं उसके ऊपर। तो अगर तो कोई तब्दीली आई है ऑन ग्राउंड, तो फिर हमें भी ऑन ग्राउंड तब्दीलियां लानी चाहिए। बातचीत पर तो किसी को कोई इतराज नहीं है। बातचीत किए बगैर तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने तब सिर्फ बातचीत की है पाकिस्तान से जब उसको तकलीफ पहुंची है। 47-48 में जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, वो तब गए थे UN सिक्योरिटी काउंसिल में भागे भागे। उसके बाद भी जब मुशर्रफ के जमाने में उनको तकलीफ पहुंच रही थी, जिस किस्म की पहुंच रही थी आप जानती हैं। इस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि कश्मीरी तकलीफ में है और हम तकलीफ में है। तो जब आप तकलीफ में हो और बातचीत पर आमादा हो जाएं,
तो फिर ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि मैं नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज किया, अल्लाह ना करे कि किया हो, लेकिन अगर आपने तजारत शुरू कर दी तो फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है जाहिद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने कहा तिजारत शुरू कर दी फिर तो कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा है। बिल्कुल क्लियर बात है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ अगर तिजारत शुरू हो जाती है कश्मीर के मसले पे बात किए बगैर। और ये जो वाकई जो तिजारती ताल्लुकात की राह हमवार करने वाली बात है, इससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात होंगे? और वही बात उनके वाली, फिर अगर ये हम तिजारत वाले स्टेप पे जाते हैं, उस सब पहले वाले स्टेप को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, कि उस पर उनकी संजीदगी हम देख ही नहीं रहे कि आया कि वो उसमें कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कश्मीर से अपनी फ़ौज निकालेंगे, कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देंगे नहीं देंगे, तो फिर हम कश्मीरियों की कितनी दिलआज़ारी करेंगे? देखें फिजा, सबसे पहले तो जनरल साहब ने जो बात की मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जबर और अमन इकट्ठे नहीं चल सकता। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना खत के अंदर क्लियरली लिखा, क्रिएशन ऑफ एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। अब इससे क्या मुराद है? हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर बातचीत करनी है, एक बामानी बातचीत करनी है, एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड डायलॉग में जाना है, तो उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। अब एनेबलिंग एनवायरनमेंट से हमारी क्या मुराद है? हम ये समझते हैं कि कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो वहाँ पे कश्मीरी लीडरशिप इनकार्सरेटेड है, तो हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको रेस्टोर होना चाहिए। तो वहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट की, जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम बेसिकली कश्मीरियों के हकूक़ की बात करते हैं। और जहाँ तक जैन साहब ने कहा कि जी कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़िज़ा, मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, पाकिस्तान की तो एक प्रिंसिपल पोजीशन कश्मीर के ऊपर है। हम ये समझते हैं कि इसका हल होना चाहिए और इसका हल हुए बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो हम अपनी उस प्रिंसिपल पोजीशन की रीइटरेशन करते हैं। तो इसलिए जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट में किया जाएगा, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो, उसके ऊपर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मोदी का इस तरह से ख़त लिखना, पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, इसको चले अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, वो आपने जो अभी इजहार किया वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ थी, जो आपने बोला कि जी उस मसले को हल किए बगैर, पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, कि तिजारत की बात कैसे हो सकती है जब तक हम कश्मीरियों के मसले को सीरियसली नहीं लेते, हम उनका नहीं देखते कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस मसले को हल करना चाहते हैं आया कि नहीं करना चाहते हैं, तिजारत की बात कैसे हो सकती है। लेकिन अगर एक और पहलू उसका देखा जाए कि उन वज़ीर आज़म जो भारत के, उनका ख़त लिखना, ये जो मामला यहाँ तक पहुँचे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कितनी एफर्ट आपको नज़र आती है? इसका आप कितना क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को? और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ तक आ गए कि तिजारत तक आना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की वो स्पीचेस भी सुनी होंगी जब इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर